बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी वालों को छोड़ दें तो हर तरफ एक तरह से निराशा का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि जब लोग इतने निराश हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट डालने वाले लोग कौन हैं? क्या सिर्फ चुनाव आयोग की गड़बड़ी ही इसके लिए जिम्मेदार है या कुछ और कारण भी हैं? इस वीडियो में हम मिलेंगे सीपीआई माले के उत्तराखंड राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी जी से। वे पूरे चुनाव अभियान के दौरान बिहार में थे और अभी कुछ देर पहले ही बिहार से लौटकर देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने वहां क्या अनुभव किया और इन अप्रत्याशित नतीजों को वो कैसे देखते हैं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़ता से चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके सहयोग की जरूरत है। चलिए सीधे चलते हैं इंद्रेश मैखुरी जी के पास। मैं जल्द से जल्द उन्हें स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूं। मैखुरी जी नमस्कार। नमस्कार जी, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। और धन्यवाद। आपने भी दो सीटें तो आपने भी जीती हैं, बधाई तो थोड़ी बहुत बनती है। जी धन्यवाद। तो आप बिहार से लौटे हैं और करीब एक महीना तो मेरी समझ से आप वहां पे रहे हैं। तो महीना से कुछ कम। अच्छा जी। हाँ। आप ऐसे नेता हैं कि जो हवाई बातें नहीं करते और केवल जनसभाओं की भीड़ देख के भी अपनी धारणा नहीं बनाते। तो मुझे विश्वास है कि आप वहां इस बार भी लोगों से मिले होंगे। तो समाज में क्या हवा थी और ये नतीजे जो आए हैं उनमें और जो आपने वहां देखा उसमें क्या कोई फर्क है? देखिए, जो जमीन पर दिखाई दे रहा था और जो नतीजे आए हैं उनमें कोई संगति नहीं है, उनमें कोई साम्यता नहीं है किसी तरह का। उनको मिला जुला करके देखें तो दोनों को एक दूसरे के सामने मिला दिया जाए तो वो आपस में उनका पैचअप होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये नतीजे एक तरह से जी ये हम लोग सिकटा विधानसभा है, वहाँ का ये फोटो था। तो जमीन पर जो परिदृश्य था और बिहार में जमीन पर बदलाव का परिदृश्य न हो ऐसा संभव ही नहीं है। पिछले 20 साल से एक सरकार है। पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में उनकी क्रेडिबिलिटी का क्षरण हुआ है। भाजपा की क्रेडिबिलिटी कोई बढ़ी नहीं है, भाजपा को लोग देख रहे हैं। अभी भी बिहार घनघोर गरीबी में, कहिए तो जीडीपी में उस प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से सबसे नीचे, बाकी तमाम पैरामीटर्स पर सबसे नीचे। 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं। ये 2 साल पहले जो जाति जनगणना या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसने बताया कि 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 रुपया महीना से कम पर जिंदा हैं, जिनकी 6,000 रुपया महीना भी आमदनी नहीं है। तो ऐसे 94.5 लाख परिवार हैं। तो आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी आबादी है गरीबों की और ये कैसे 20 बरस तक एक ही सरकार को झेलेगी जो सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक विकास करती है, कुछ फ्लाईओवर्स हैं, कुछ और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन उनके नीचे घनघोर गरीबी का साम्राज्य पसरा हुआ है, जिसको मैंने कहा भी कि भाई गरीबी के समंदर में कुछ अमीरी के टापू जिसने क्रिएट किए हैं। तो ऐसी सरकार को कैसे लोग स्वीकार करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि नतीजा बिल्कुल उस पर जो एसआईआर हुआ उस एसआईआर की छाया है। और आप देखिए, ये तो फैक्ट अब लोग लगातार कह रहे हैं कि 30 सितंबर को एसआईआर के बाद जो भारत निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति जारी की उसने कहा कि 7.42 करोड़ 7.42 करोड़ यानी 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। ये 30 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने कहा। लेकिन जब 11 नवंबर को वोटिंग को लेकर के प्रेस रिलीज निर्वाचन आयोग ने जारी किया तो उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 7 करोड़ 45 लाख 26,558 मतदाताओं ने वोट दिया।
तो यानी जी, जितने बिल्कुल। रजिस्टर्ड वोटर्स है उनसे ज्यादा मतदाताओं ने वोट दे दिया, लेकिन मत प्रतिशत तब भी 66.91% ही हुआ। तो ऐसा जी। कैसे संभव है? तो बिल्कुल। ये एक तरह से लगता है कि बहुत ही क्यूरेटेड किस्म का, बहुत ही क्रिएट किया हुआ परिणाम है, जिसको भाजपा की सहूलियत के लिए, जिसको जेडीयू की सहूलियत के लिए एक तरह से बनाया गया है। उसमें भाजपा ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिस तरह से जीत दिख रही है कि भाई 90 सीटें वो जीत गए, है ना। और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक आंकड़ा देखिए कि भाई वोट भी अगर आप देखेंगे तो वोट आरजेडी के वोट ज्यादा हैं। आरजेडी को टोटल वोट मिला है 1,13,00,000 वोट मिला है उनको, और सीटें उनको आई जी। 25। बीजेपी को 99 लाख वोट मिला, लेकिन सीटें उनकी आई 90। तो ये तो बिल्कुल। अपने आप में ही बड़ा अजीबोगरीब है। या जनता दल यू को, जेडीयू को 95 लाख वोट मिला और सीटें आई 85, है ना। जी। तो इस तरह से भी अगर आप इसको देखें तो ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और इसका एक और पहलू है कि ये जो पूरा एसआईआर की प्रक्रिया हुई, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया तो हमको बताई गई कि भाई इसलिए हो रही है क्योंकि डुअल वोटर्स नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो जहां वोटर हैं, जहां रहते हैं, जहां सामान्यतः निवास करते हैं, वहीं वोट दें। तो हम सब ने देखा कि भाई यहीं हमने तो वो जो सज्जन है, क्या उनका नाम है, प्रमोद कुमार या क्या नाम है, हमको अभी पता चला कि भाई वो देहरादून में रहते हैं। देहरादून में नगर निगम में उन्होंने वोट दे दिया, देहरादून में विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट दे दिया, और अब जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां भी वोट दे दिया। और देश भर से ऐसे तमाम लोगों के किस्से हैं। हरियाणा में तो लोगों ने दिखाया कि कैसे करनाल से ट्रेनें भर भर करके ले जाई जा रही थी, उसके वीडियोस हैं बाकायदा, है ना। और भाजपा के नेता स्वीकार कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें लगाई गई और भाजपा के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं। तो पूरी तरह से चुनाव आयोग एक तरह से फैसिलिटेट कर रहा था कि भाई 10,000 रुपया एन चुनाव के बीच में महिलाओं के खाते में डाला जा रहा है। 3 करोड़ के आसपास महिलाओं के खाते में सरकारी खजाने का पैसा एक पार्टी को वोट दिलाने के लिए डाला जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित है। और इसमें एक और बात जो है वो ये, जी, जब आप बिहार में थे तो मैंने एक बार आपको फोन किया था, मैंने आपसे पूछा था कि इतनी सारी गड़बड़ियों की बातें आ रही है, इसके बावजूद कैसे उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष कुछ सीटें ले पाएगा। तो आपने कहा था कि हाँ वो सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग एकजुट होकर वोट डालें तो कुछ हो सकता है, कि यानी कि आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, ये माना जाए। जाहिर सी बात है कि वो उम्मीद उस रूप में पूरी नहीं हुई, क्योंकि बाकी फैक्टर्स को एक तरह से कहिए तो मोदी जी, अमित शाह जी ने बड़ा बना दिया। और देखिए वो कितना विश्वास के साथ कहते हैं कि 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए, 1 बजे तक सब साफ हो जाएगा। हरियाणा में ऐसे ही उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं हमने सब इंतजाम कर लिया है। तो ये जो इंतजाम है, जो पर्दे के पीछे चल रहे इंतजाम है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इंतजाम तो उनसे मुकाबला कर पाने के लिए तो लगता है कि इससे ज्यादा जन-उभार की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा जनता को सड़क पर उतारने की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसमें ये भी एक बात तो और, ये जो 10,000 जी 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 तो मैं ये कह रहा था, जो ठीक चुनाव की तारीख जिस दिन घोषित होती है उसी दिन 10-10 हजार रुपए 21 लाख महिलाओं के खाते में डाल देते हैं। तो इसका कितना असर हुआ है वहां के चुनाव पे? निश्चित ही, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई 94.5 लाख परिवार हैं जो 6,000 रुपया से कम आमदनी पर जिंदा हैं। और अगर इसमें 10,000 रुपया महीना से कम आमदनी पर जिंदा परिवारों की सूची जोड़ दी जाए तो ये संख्या और बड़ी हो जाती है। तो उनके लिए जो इतनी कम आमदनी पर जिंदा है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज का बोझ लोगों पर है, इतना वो कर्ज का बोझ है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज का जंजाल इतना बड़ा है कि लोग घर छोड़ करके भागे भागे फिर रहे हैं। तो अचानक से ये 10,000 रुपया आया तो थोड़ी देर के लिए कर्ज से राहत हुई। और ये सिर्फ चुनाव के से पहले ही नहीं डाला गया, चुनाव की घोषणा के बाद ये डाला गया। चुनाव प्रक्रिया के बीच में भी ये ऐलान हुआ कि ये पैसा डाला जाता रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह से उसकी धज्जियां आराम से आसानी से उड़ने दी। इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल हुआ, चुनाव आयोग इसमें शामिल हुआ। और इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जिनको वहां जीविका कहते हैं, जीविका दीदी के नाम से वो जानी जाती हैं,
उनको बाकायदा चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया। तो उनको चुनाव ड्यूटी क्या था, उनका तो काम ये था कि उनको वोट डलवाना है बीजेपी के पक्ष में या सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में, ये उनका काम था। उनको बाकायदा इस काम के लिए डिप्यूट किया गया, अन्यथा तो वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनका सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। और इसमें एक चीज मैं देखता हूं कि पिछले कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन ने वो जो आदर्श आचार संहिता जैसा शब्द वो दोहराते रहते हैं, उसको धीरे धीरे करके अपने आप ही कुछ ढीला कर दिया है। जैसे पहले ये होता था कि सड़क के बीचों बीच या किसी सरकारी संपत्ति पर आप जो है फ्लैक्स नहीं टांग सकते थे, पोस्टर नहीं लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने मोदी जी की सहूलियत के लिए इंतजाम कर दिया। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि सड़क पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर और पटना में तो मैं देख रहा था कि एकदम चौराहे के बीचों बीच मोदी जी का कटआउट रखा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रैफिक उसके अगल बगल से गुजर रहा है। तो एक तरह से आदर्श चुनाव आचार संहिता या चुनाव में किसी तरह के इथिक्स का होना, एक तरह से चुनाव आयोग ने उससे पूरी तरह से हाथ पीछे खींच लिया है। चुनाव आयोग ने उससे किनारा कशी कर ली है और वो सत्ता के औजार के बतौर ही, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के औजार के तौर पर ही काम करता है। और ये शायद इसलिए भी है कि जिस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए निर्देश के हिसाब से जो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए था, उसको पार्लियामेंट में मोदी जी की सरकार ने पलट दिया और अब इलेक्शन कमिश्नर चुनने में उनका बहुमत है, वो जिसको चाहे उसको चुने। नेता प्रतिपक्ष उसमें नाम मात्र के लिए हैं, क्योंकि दो लोग तो सत्ता वाले हैं, इसलिए तो इलेक्शन कमिश्नर इसी तरह के चुने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर एकदम संविधान के प्रति, कानून के प्रति जवाबदेही से ज्यादा अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति जवाबदेह समझते हैं। उनको लगता है कि हर हाल में किसी भी तरह से भाजपा को कैसे वो जिताते हैं, ये उनकी पहली चिंता है, ये उनकी प्राथमिकता है और ये इस परिणाम में भी बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद क्या रणनीति है, क्या किया जाना चाहिए ताकि जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो दूसरी ताकतें हैं, वो अपना कुछ अपना अस्तित्व बनाए रख सके या आगे बढ़ सके? क्या रणनीति होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, ये तो एक बात है कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ी एकता के साथ और ज्यादा बड़ी समझदारी के साथ उतरने की जरूरत है। और बिहार में भी ये जरूर हुआ कि अभियान इसके खिलाफ शुरू हुआ। बिहार ने बहुत पहले इसको समझ लिया था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एक स्तर पर मेरे ख्याल से विपक्ष ने थोड़ा सा, जो उसका गठबंधन का फाइनल स्वरूप बनने में देर हुई और वो मोमेंटम थोड़ा टूटा, तो उसने भाजपा को मौका दे दिया कि वो वापस बाउंस बैक कर सके। जैसे 2020 में भाजपा को ये गलतफहमी थी कि भाई विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, कोई मुकाबला होगा नहीं, तो वो बहुत आराम से थे। और इस समय उनको ये लगा कि भाई विपक्ष तो है, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, तो जैसे ही बीच में थोड़ा सा मौका उनको मिला, उस थोड़े से मौके ने उनके लिए जगह बना दी, फिर तो उन्होंने पूरी जगह एक तरह से घेर ली। और इतनी सब गड़बड़ियों के बावजूद भी आप देखिए तो जनता की ताकत को, इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जनता को मोबिलाइज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास हो नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट से भी आप कोई बहुत रेमेडी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पूरी प्रक्रिया में सब तमाम तरह के तर्क हुए, योगेंद्र यादव जी की तो सुप्रीम कोर्ट ने ही वाह कर दी, लेकिन उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे लोग पेश किए गए जो कि वहां लिस्ट में मरे हुए घोषित कर दिए गए थे और वो जिंदा पेश किए, हमारे साथियों ने बहुत प्रयास करके जिंदा कोर्ट के सामने पेश कर दिया, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कोई टिप्पणी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, सिवाय इतने के कि आधार उसमें जुड़ गया। तो इसलिए रास्ता तो कहीं और दूसरी जगह को रास्ता बचा नहीं है, रास्ता तो जनता का ही रास्ता है। और इस चुनावी हार जीत के इतर भी अगर हम आंकड़ों में देखेंगे तो लोगों ने जम करके चुनाव लड़ा, लोगों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। इसका नतीजा, इसका नमूना मैं आपको बताता हूं कि हमारी पार्टी ही, हम एक सीट पर मात्र 95 वोट से हारे हैं। अच्छा, सिर्फ 95 वोट का अंतर है। ऐसे 2-3 सीटें हैं जिनमें कि हार जीत का अंतर बहुत ही मामूली है। 1300 वोट से एक जगह है, 2200 वोट एक जगह है, यानी 3000 से कम अंतर वाली सीटें भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां इतनी सब गड़बड़ी के बावजूद मुकाबला इतना नजदीकी रह गया। तो जाहिर सी बात है कि जहां मुकाबला इतना नजदीकी है,
तो वहां जनता की ताकत उस विपक्ष के पीछे भी है जो आंकड़ों में हारता हुआ दिखाई दे रहा है या आंकड़ों में हारा हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित ही उस ताकत को, उस ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा और ये भी समझना होगा, ये बार बार खास तौर पर जो बड़ी पार्टियां विपक्ष की हैं उनको जरूर ये बार बार समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो जाएगा और आसानी से भाजपा सत्ता आप तक आने देगी। इसीलिए ये कहा गया कि भाजपा कोई जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक फासिस्ट पार्टी है जो चुनाव के जरिए सत्ता में आई है और वो इस पूरे सिस्टम पर कब्जा करके एक तरह से उसको छिन्न भिन्न करके, उसको नेस्तनाबूद करके भी अपनी सत्ता कायम रखेगी, हर हाल में अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। तो उसके सामने आपको किसी भी हद तक तो आप नहीं जा सकते हैं, तो लेकिन आप जनता के पास जा सकते हैं, आप अपनी व्यापक एकता कायम कर सकते हैं और उस एकता को सिर्फ इतना नहीं देखते हुए कि आपको सत्ता मिलेगी, आप सरकार में आने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन बनेगा नहीं बनेगा, से ज्यादा है कि जनता को इस फासिस्ट दमनकारी सत्ता से मुक्ति दिलानी है। इसके लिए जो कुछ करना पड़े जनता की ताकत के दम पर, वो सब कुछ करने के लिए विपक्ष को प्रयास करना चाहिए। तमाम ऐसे लोगों को प्रयास करना चाहिए जो चाहते हैं कि बदलाव हो। अच्छा, मैं अब बिहार से थोड़ा उत्तराखंड की तरफ आना चाह रहा हूं। ये 2025 तो गया, 26 और 27 के शुरू में ही चुनाव हो जाने, मेरे समझ से 14-15 महीने बाकी रह गए यहाँ चुनाव के लिए। तो इस हिसाब से जो गणित वहां का यहाँ लगाएं, बिहार का गणित उत्तराखंड में लगाएं, तो इसका मतलब तो बीजेपी 65 से 67 सीट जीतेगी। तो इससे निपटने की रणनीति क्या होगी, उत्तराखंड में क्या होनी चाहिए? देखिए, वो तो जिस तरह से वो परिणाम अपने पक्ष में ले आ रहे हैं कि 101 सीटें लड़ करके अगर वो 90 सीटें जीत जा रहे हैं, जो कि किसी स्थिति में सामान्य चुनाव कोई होगा तो उसमें संभव ही नहीं है, या 101 सीटें लड़ करके कोई 85 सीटें जीत जाए, ये संभव नहीं है। ये अभूतपूर्व अप्रत्याशित है, ऐसी कोई लहर नहीं है, ऐसे कोई लहर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी कि बिल्कुल लोग टूट पड़ेंगे भाजपा की तरफ, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि इसका उलट हो रहा था कि भाजपा के मंत्रियों को, विधायकों को लोगों ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों में दौड़ाया, उनको भगाया। कई ऐसे वीडियो आए, बहुत सारे मंत्रियों के साथ, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री के साथ। उप मुख्यमंत्री ने तो, वो विजय सिन्हा है, उन्होंने कहा कि छाती पर बुलडोजर चला देंगे, जीत करके आएंगे तो बुलडोजर से छाती फोड़ देंगे। तो इसके बावजूद वो ऐसा अप्रत्याशित परिणाम ले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब, इसके खिलाफ एक व्यापक, एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी गोलबंदी, लगातार जनता की व्यापक गोलबंदी के बिना ये संभव नहीं है कि आप इनको पीछे धक्का दे सकें। वो किसी कीमत पर 1 इंच भी रास्ता सिर्फ अपने खिलाफ पैदा हुए विक्षोभ के आधार पर नहीं छोड़ेंगे। उनको उस विक्षोभ को ठंडा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी लोगों को अपने भीतर जितने मतभेद हैं, जितनी मतभिन्नताएं हैं, उनको थोड़ी देर के लिए किनारे रख के, आपकी लड़ाई एक मुश्किल लड़ाई है, एक ऐसे सामने आपका वैचारिक शत्रु है जो कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो उससे निपटने के लिए जितना अधिकतम प्रयासों की जरूरत है, उतना अधिकतम प्रयास पूरे जी जान से, अधिकतम जनता की गोलबंदी से करने की जरूरत है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि बिहार में पीके और ओवैसी एक बड़ा फैक्टर साबित हुए हैं इतनी सीटें कम करने के लिए विपक्ष की। तो क्या उत्तराखंड में भी बीजेपी पीके और ओवैसी ढूंढ रही है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा संभव है। भाजपा तो चुनाव की मशीनरी को उसने इतना अपना ग्रीस कर लिया है कि उसमें वो सबका इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि ये यहाँ तक करने की कोशिश हुई है बार बार कि विपक्ष में उनके खिलाफ जो वोट है वो उनके इमीडिएट विपक्ष को न जाए, इसका इंतजाम वो करते हैं। तो इसका इंतजाम करने की स्थितियों में ही उन्होंने वहां ऐसे प्रयोग किए, और यहाँ भी ऐसा बहुत मुमकिन है कि इस तरह के प्रयोग करके वो अपने लिए सत्ता का रास्ता बनाए। 2022 में भी वो ऐसा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन वही भूमिका उस समय निभाई, और उस भूमिका के चलते आम आदमी पार्टी का जितना उपयोग भाजपा के लिए उस समय संभव था उतना उपयोग उन्होंने किया, और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी को एक तरह से हड़प भी लिया, अपने में ही विलीन कर लिया।
तो ये भूमिका निभाने के लिए नए पात्र, नए चेहरे वो तलाश सकते हैं, बल्कि वो तो तलाश चुके होंगे, तैयारी भी एक स्तर पर वो कर चुके होंगे। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये संभावना एक है, ये भय, आशंका एक है। तो उत्तराखंड और बिहार के जो राजनीतिक धरातल है, राजनीतिक दृष्टि से कोई अंतर लगता है आपको, या एक जैसा ही है दोनों जगह? नहीं, अंतर तो बहुत है। अंतर तो इसलिए भी है कि बिहार में अभी भी जो संघर्ष की ताकतें हैं, वो संघर्ष की ताकतें मजबूती के साथ जमीन पर खड़ी हैं, और वहां अभी भी आप समझिए कि भाजपा के लिए सीधे सीधे सत्ता कब्जा करना संभव नहीं हो पाया है। 20 साल से नीतीश कुमार को सामने रख करके उनको चलाना पड़ रहा है। और इस मजबूरी के पीछे कारण क्या है? इस मजबूरी के पीछे कारण है कि वो जो सामाजिक समीकरण है, वहां जो सामाजिक न्याय की जो आकांक्षा है, जो दलितों में, महादलितों में, पिछड़ों, अति पिछड़ों में है, तो उसको पीछे धकेल करके सीधे सीधे अपनी सांप्रदायिक और बुलडोजर वाली राजनीति को थोप पाना भाजपा के लिए अभी भी संभव नहीं है। उत्तर भारत में बिहार ही ऐसा राज्य है कि जहां सीधे सत्ता में भाजपा नहीं पहुंच पाई है। तो इस मायने में तो बहुत ये अंतर है, अभी भी ये अंतर कायम है। और ये देखना होगा आने वाले दिनों में, जब भाजपा अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, तो ये अंतर कितना बचा रहेगा, और अगर वो इस अंतर को, इसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसे जातीय समीकरण में भी देखें तो बिहार में जातीय स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है, उत्तराखंड में इतना नहीं है। तो इस हिसाब से तो उत्तराखंड में एक तरफा रास्ता खुला हुआ है बीजेपी के लिए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, यहाँ का जो कंपोजिशन है, असल में जो सवर्ण बाहुल्य ये प्रदेश है, और वो सवर्ण बाहुल्य होने के चलते भाजपा के लिए थोड़ा सुगम होता है। और ये भी एक बात है कि एक समय तक हमारे यहाँ लोग धार्मिक थे, लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। धार्मिक होना और सांप्रदायिक होने में बहुत बारीक रेखा है, लेकिन है। तो धार्मिक लोग थे, हमेशा से धार्मिक रहे थे, लेकिन सांप्रदायिकता उनको पसंद नहीं थी। भाजपा की पूरी कोशिश है कि वो लोगों को सांप्रदायिक बना सके। हालांकि अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना सब जहर घोलने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अकम्प्लिश नहीं हुआ है। इसलिए जब भी उन्होंने कहीं सांप्रदायिक उन्माद कराया, सांप्रदायिक दंगा करने की कोशिश की, तो हमेशा उनको बाहर से लोग ले जाने पड़े वहां कराने के लिए, उत्तराखंड के विभिन्न कोनों में। लेकिन उनकी कोशिश है कि धार्मिक लोगों को सांप्रदायिक में तब्दील कर दिया जाए, सांप्रदायिक जहर को पूरी तरह से चारों तरफ फैला दिया जाए, ताकि उनकी सत्ता आसान बनी रहे, उनके लिए सत्ता पर कब्जा करना आसान हो जाए, और लोगों की जिंदगी के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनको आप, हम सब लोग बार बार उठाते रहते हैं सड़क पर खड़े होकर के, तो उन पर किसी तरह की बात, उन पर किसी तरह की चर्चा न होने पाए। वो चाहे रोटी रोजगार का सवाल हो, प्रकृति पर्यावरण पारिस्थितिकी का सवाल हो, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल के जो सवाल हैं, तो वो सारे सवालों को पीछे धकेलने के लिए और सत्ता पर बेखटके राज करने के लिए उनका एजेंडा तो है कि सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। तो ये उनके लिए यहाँ उनकी कोशिश है। ये चलो, आपने टाइम निकाला, आप हमारे चैनल पर आए, तो मिलते रहेंगे। इसके बाद फिर आगे किसी विषय पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे इंद्रेश मैखुरी जी, जो अभी अभी जैसे कि मैंने बताया था कि बिहार से लौट कर आए हैं, और तमाम बातें इन्होंने बात बोले कि चैनल पर रखी हैं, और बहुत काम की बातें हैं जो 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी बहुत काम आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम विपक्षी ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा, और जितने एकजुट बिहार में हुई थी उससे ज्यादा मजबूती के साथ सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।